Hello. I am back with your final part. अब 30 days बचे हैं मुश्किल से for your next exam. So let's just start. Which of the following is the Schedule 2 of the NGT Act 2010? Schedule 2 literally talks about all your compensations and relief for damages. So option number 3 is right. Let's also quickly discuss the first schedule of your NGT जहाँ पे सारे jurisdictions की बात होती है. देन 2 में कॉम्पनसेशन की बात होती है एंड 3 में सारे अमेंडमेंट्स की बात होती है. तो ऑल ऑफ योर अमेंडमेंट्स फॉर सर्टन एनैक्टमेंट्स और योर एनवायरमेंट लॉज लाइक योर वाटर एक्ट, एयर एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारी बातें उसमें होती हैं. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूल लेड डाउन इन द केस ऑफ राइलेंस वर्सेस फ्लेचर. दिस इज़ योर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाला केस जहाँ पे लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट होती है. तो इजी केस है. लेट्स जस्ट लुक एट द ऑप्शंस. सम डेंजरस थिंग मस्ट हैव बीन बॉट बाय अ पर्सन ऑन हिज लैंड. यस. थिंग ब्रॉट और केप्ट बाय अ पर्सन ऑन हिज लैंड मस्ट नॉट एस्केप. नहीं, एस्केप होके ही वो रिजर्वायर बिल्ट था, पानी एस्केप होके दूसरे एरिया में गया था. तो एस्केप इम्पॉर्टेंट है. इट मस्ट नॉट बी नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड. नहीं, इट हैज़ टू बी नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड. तो ई करेक्ट है, सी नहीं है. द थिंग ब्रॉट और केप्ट बाय अ पर्सन ऑन हिज लैंड मस्ट एस्केप. राइट. तो ए, डी एंड ई, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट. Arrange the following rules in chronological order made under the Environment Protection Act. तो सबसे पहले ये मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ हजार्डस केमिकल रूल्स था. दिस वाज इन 1989. देन यू हैव योर केमिकल एक्सीडेंट रूल्स. दिस वाज इन 1996. देन यू हैव योर बैटरीज मैनेजमेंट रूल्स इन 2001. नेक्स्ट यू हैव योर वेटलैंड्स इन 2010. Then you have your construction and demolition waste management rules in 2016. Okay. तो अगर आप इस हिसाब से देखोगे E, C, D, A, B, option number 1. Now, which of the following is not a ground of fasid marriages under Sunni law? The problem is Muslim law in family law is pretty complicated. Like, it's genuinely complicated and it takes some time to understand. ये मैं नहीं बोलती हूँ, ये सब लोग बोलते हैं. तो इसमें अब ये क्वेश्चन के लिए हम 2 कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फटाफट. फासिद मैरिज, ओके, एंड बातिल मैरिजेस. फासिद मैरिजेस आर दोज मैरिजेस विच आर इरेगुलर बट दे आर फिक्सिबल. मैरिजेस यहाँ पे फिक्स हो जाती हैं. बातिल मैरिजेस आर दोज मैरिजेस जो आपकी वॉइड होती हैं स्टार्टिंग से ही, वॉइड एब इनिशियो होती हैं. ये फिक्स नहीं होती है, वॉइड होती है स्टार्टिंग से ही. तो फासिद मैरिजेस में जैसे आप ऑप्शन देख लो, ड्यूरिंग इद्दत पीरियड अगर हो गया या फिर अनलॉफुल कॉन्जुगेशन हो गया, ये सारे फासिद मैरिजेस में आते हैं. बातिल मैरिजेस जैसे फॉस्ट्रेज हो गया या फिफ्थ वाइफ के साथ हो गया या क्लोज रिलेटिव्स के साथ हो गया, यहाँ पे आपका परमानेंट प्रोहिबिशन हो जाता है बातिल मैरिजेस में. ऑप्शंस देखते हैं क्यों इतने कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, एक एक करके आइडेंटिफाई करते हैं. मैरिज विथ फिफ्थ वुमेन, इट इज़ बातिल मैरिज, इट इज़ वॉइड एब इनिशियो, इट इज़ नॉट फिक्सिबल. अनलॉफुल कॉन्जुगेशन फासिद में आता है, इट इज़ फिक्सिबल. Marriage with women during undergoing the iddat period is also fasid. Marriage in violation of conditions of fosterage, it is batil. Okay, absolutely void ab initio. Now you will be confused when you read कि क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट अ ग्राउंड ऑफ फासिद मैरिज. तो आप फर्स्ट वाला मार्क करोगे या फिर फोर्थ वाला मार्क करोगे. अब यहाँ पे आपको ऐसा दिमाग लगाना है कि यू हैव टू चूज़ द ऑप्शन दैट हैज़ लाइक अ मोर टेक्निकल सॉर्ट ऑफ अ ग्राउंड. तो
when you talk about marriage with fifth woman, they are sort of saying ki this is also fasid marriage. So the option that you choose here according to the answer key will be marriage in violation of conditions of fosterage. Okay, because this is not a ground of fasid marriage. ठीक है, तो ये लोग बोल रहे हैं sort of understand that all of these three are fixable, but marriage in violation of this is completely void ab initio. It is not fixable, so it is not a ground of fasid marriages under Sunni law. ठीक है, पीछे कर लेना और एक बार सुन लेना, समझ जाओगे. In the context of refugees, which of the following options provide the analogous article of the EU Charter of Fundamental Rights corresponding to Article 3 of the ECHR? Article 3 of the ECHR, European Convention of Human Rights, talks about no one shall be subjected to torture or inhuman or degrading treatment or punishment. तो उसका synonymously यूज़ है आर्टिकल 4 में, सेम वर्ड्स हैं आर्टिकल 4 में, जहाँ आर्टिकल 4 जो आपका EU है, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो क्वेश्चन में ही दे रखा है, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये वही सेम बात करता है जो आर्टिकल 3 ऑफ ECHR बात करता है. तो आर्टिकल 4 भी वही बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ टॉर्चर एंड इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट ऑफ पनिशमेंट. ठीक है. नाउ इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ मर्जुल मौत, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड. सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं. मर्जुल मौत की बात हो रही है, द मैलेडी और इलनेस मस्ट रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द डोनर. ओके, तो डोनर की डेथ यहाँ पे कंपल्शन है. The illness must cause reasonable apprehension of death in the mind of donor. Yes, there has to be reasonable apprehension of death. There has to be some symptom of some serious illness. Yes, there must be an apprehension of death in the mind of the physician. No, because physician का क्या लेना देना है यहाँ पे. And delivery of possession must be given to the donee. तो ये भी correct है. A, B, C and E option, option number 4. Apprehension in the mind of the physician is not an option here. Now let's look at your option, question number 123. Okay, you're talking about your articles and you have to match them with the articles in the Indian Constitution. Now, a National Judicial Appointment Commission is option number 3, article 124A. Then you have appointment of acting chief justice, article 126. Supreme Court to be a court of record, 129. Original jurisdiction of the Supreme Court is article 131. Option number 2. Word secular was added, 42nd Amendment. Which of the following is a guide? एक second, हाँ. Which of the following is a guide to the International Court of Justice to decide disputes submitted to it by state parties? Now let's just understand. आपके जो ICJ में 38(1) आर्टिकल 38(1) में सारी बात हो रही है. इसमें देख लेते हैं क्या क्या इंक्लूडेड है. इंटरनेशनल कन्वेंशंस आते हैं, इंटरनेशनल कस्टम्स आते हैं, एंड आपके ये आता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस आता है यहाँ पे. एंड देन लास्ट में एक आता है आपका जो सारे जुडिशियल डिसीजंस आते हैं आपके, एंड टीचिंग्स बाय द क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट्स. तो ये सारे आपके हैं 38A में. तो यहाँ पे ऑप्शन है कि गाइड कौन सा है, तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ करेक्ट आंसर है आपका. नॉन बाइंडिंग पहले ही समझ जाते हो, ये नहीं है क्योंकि ये सारे बाइंडिंग इन नेचर होते हैं. ओनली जो ये लास्ट वाला होता है जुडिशल वाला जो होता है ऑप्शन, जो क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट्स वाला ऑप्शन है, वो सिर्फ परसुएसिव होता है, वो बाइंडिंग नहीं होता. तो ये वाला इज़ ओनली परसुएसिव इन नेचर. ओके, बाकी सारा बाइंडिंग है. Now arrange the following schools of thought in chronological order. Okay, let's just start with
the first one, which is your classical Greece and the idea of natural law. Now this came in your ancient Greek philosophy. Okay. Then you have Thomas Hobbes and the origin of the imperative theory of law. This was in 17th century. Then you have Jeremy Bentham and the origins of utilitarian jurisprudence in the 18th century. Again, this was influenced, the next one was influenced by Jeremy Bentham. John Austin and legal positivism was in 19th century. Next, last में था Lon Fuller, an idea of legalism in the 20th century. उस हिसाब से देखोगे तो D, B, A, C, E. D, B, A, C, E ऑप्शन नंबर 4. 126 का ऑप्शन नंबर 4 हो गया. Now, which kind of encumbrance on property gives a right to the limited use of a piece of land to a persons without giving them possession of the land? इसका आंसर है सर्विट्यूड्स. ये भी देख लेते हैं कि बाकी आंसर्स क्यों राइट नहीं है. सिक्योरिटीज़ तो आपका मॉर्गेजेस हो जाता है. तो एक तो पहले समझ लेते हैं कि सर्विट्यूड्स यहाँ पे लिमिटेड यूज़ ऑफ पीस ऑफ लैंड की बात कर रहा है. ठीक है, इसलिए आंसर सर्विट्यूड्स है. यहाँ पे आपको राइट ओवर द लैंड मिल जाता है. तो यू हैव राइट ऑफ वे, राइट टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द लैंड. ठीक है, तो अब बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं. सिक्योरिटीज़ तो आपका मॉर्गेज है. अगेन इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी यूज़ सॉर्ट ऑफ अ राइट. देन यू हैव लीज. लीज अगेन आपका एक्सक्लूसिव पोजेशन मिल जाता है आपको. इट इज़ नॉट लिमिटेड यूज़. एंड देन यू हैव ट्रस्ट. लिमिटेड यूज़ नहीं है और क्वेश्चन में लिमिटेड यूज़ की बात कर रहे हैं. लास्टली यू हैव ट्रस्ट. ट्रस्ट में आपका जो है होल्डिंग प्रॉपर्टी हो जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पर्सन और अदर्स. तो उसमें और होल्डिंग द प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट, तो इट इज़ नॉट अ यूज़ सॉर्ट ऑफ अ राइट ओवर द लैंड. ओके, यू अंडरस्टैंड वाई द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. Now, arrange the following provisions as per the correct order in the Indian Constitution. इनने यहाँ पे literally बोला है we are going to start with governor of the state. It is 153. तो इनने पूरा आपका उसी हिसाब से पूछा है जैसे आपके पार्ट 6 में दिया है ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 6 चैप्टर 2 में. ओके, तो आपका गवर्नर ऑफ स्टेट है 153 में. फिर आपका एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट है 154 में. उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन 155. फिर है आपका टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर 156. एंड लास्टली आपका क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर है 157. ओके, तो उसी हिसाब से है पूरा पूछा हुआ है. What all items are included in the definition of biological resources according to the Biological Diversity Amendment Act 2023? इसमें आपका खोल लेना आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट. उसमें जब आप देखोगे सेक्शन 2C है, प्लांट एंड एनिमल्स दे रखा है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पार्ट्स ऑफ देयर जेनेटिक मटीरियल भी दे रखा है. तो ऑप्शन इज A एंड B. अब ये वाला कर लेते हैं. प्रोविजंस और आर्टिकल्स मैच कर लेते हैं. प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6, राइट. इट विल बी आर्टिकल 45. प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ SC, ST and other weaker sections. This is article 46. State shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years. That will be Article 21A. Special provision for the advancement of any economically weaker sections of citizens is Article 15. थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, confusing है but हो जाएगा. Now, which book of John Rawls was published in the year 1971? It is the concept of law. नहीं, जॉन रॉल्स का है. इट इज़ द थियोरी ऑफ जस्टिस. ओके, 131 थियोरी ऑफ जस्टिस.
Which of the following acts are exempted from criminal liability under the Indian Penal Code? Okay, so 132 में जो है आपका राइट देखते हैं. एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट टू प्रिवेंट अदर हार्म. हाँ ठीक है. एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, ये तो गुड फेथ में आ जाएगा ना. स्लाइट हार्म भी क्रिमिनल लाइबिलिटी से बचा रहा है आपको. एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ईयर्स बट ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग भी आपका एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी. तो आपका ये एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म डन विद क्रिमिनल इंटेंट नहीं है. ABC option number 1. Okay, let us move on to your 133rd. अरे ये okay. Anton Pillar order, IPR suits and their concepts. Okay, right. So now when you see your Anton Pillar order is your it is your right. This is just your right to search premises and seize evidence without prior warning, so no prior warning needed for that. Then you have Mareva injunction is your freezing of defendants' assets. Then you have your John Doe order, which is you're taking a legal action against unknown parties. लास्ट में डायनामिक इंजंक्शन में आप सारे इंजंक्शन ऑर्डर्स दे रहे हैं अगेंस्ट ऑल मिरर वेबसाइट्स. ओके, सो योर ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 3, राइट. Arrange the following provisions of Trademarks Act 1999 in its correct order as appearing in the act pertaining to trademark registration process. इसमें देख लेते हैं. सबसे पहले है आपका D, एब्सोल्यूट ग्राउंड्स हैं 9. ओके, फिर है A, फिर है ऑनेस्ट एंड कॉन्करेंट यूज़ 12. ये सारे आपके चैप्टर 2 में हैं, ये भी चैप्टर 2 में है, ये भी चैप्टर 2 में है. इसके बाद में है आपका B, विड्रॉल ऑफ एक्सेप्टेंस, ये 19 में है. और ऑपोजिशन टू रजिस्टर आपका 21 में है. ये 3 में है, ये भी 3 में है. ये मेरे को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा क्वेश्चन, मतलब टाइम लगेगा काफ़ी इसको रिकग्नाइज़ करने में. अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग सेक्शंस, sort of a thing. Arrange the following punishments in chronological order of which offenders are liable under section 53 of IPC. 53 खोल लोगे, चैप्टर 3 देख लेना. ओके, उसमें जब आप देखोगे सेक्शन 53 में पहले डेथ आएगा, ठीक है. तो पहले D, फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ आएगा, फिर आपका आएगा फाइन, DCA नहीं, फाइन के पहले आपका फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी आएगा. तो B एंड A, DCBA ऑप्शन नंबर 1. ओके ओके. Which of the following can be considered as the first case of its kind in India involving issues relating to environment and ecological balance, which brought the issue of conflict between development and conservation into sharp focus? You know what the thing is, I'm really tired right now, but I just have to keep going with this video, and I was waiting for it to stop raining, and दिन भर बारिश हो रही थी, and रात को भी हो रही थी, and it did not stop. But yeah, I'm just here making the video, not caring about the rains. Anyway, continuing with the question now, which case has brought the issue of conflict between development and conservation into sharp focus with the Supreme Court, emphasizing the needs for reconciling the two in the larger interest of the country. Okay, anyway,
ये इतना बड़ा क्वेश्चन देने की कोई ज़रूरत नहीं थी. इसका आंसर है RL एंड ई केंद्र देहरादून वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए. दिस वाज इंडियाज़ फर्स्ट एनवायरनमेंट PIL. ओके, ये केस फर्स्ट एनवायरनमेंट PIL, तो उस हिसाब से ए ओनली इज़ द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू विद WTO. WTO के साथ में you will see that there has been 9 rounds of trade negotiations since the Second World War is right, and Doha round is the largest round of negotiation for trade for WTO members. तो B and C आपका करेक्ट आंसर हो गया. ठीक है. द केस ऑफ वर्धमान कौशिक, ये वाला जो केस है इज़ कंसिडर्ड यूनिक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिजॉल्विंग द मेंस of air pollution in Delhi because 138 because the NGT rejected the petition for want of jurisdiction in the matter. Nahi, the National Green Tribunal adopted the pragmatic, consultative and deliberated approach in the case. देखो कंफ्यूज करने के लिए DCBA यहाँ पे ABCD किया है और फिर यहाँ पे DCBA, मतलब बस that's the pure what, I should just stop talking. Yeah, so 138 का है ऑप्शन नंबर 3. B यहाँ पे करेक्ट आंसर है. द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अडॉप्टेड द pragmatic, consultative and deliberated approach in this case. Okay, तो B ऑप्शन नंबर 3 है. Okay, 138 ना. हाँ, now arrange the following provisions in the Hague Convention 1907 in the numerical order in which they appear. Now इसका numerical order दे रखा है यहाँ पे. ठीक है, ये राइट चीज़ है. ABCDE करेक्ट दे रखा है. एंड ये आपका सारे कन्वेंशंस हैं. ये फर्स्ट कन्वेंशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड कन्वेंशन है, ये फोर्थ है एंड ये फिफ्थ है. तो कन्वेंशन वाइज दे रखे हैं सारे. लास्ट अब लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल, ये सारे केसेस, ये PYQ है आपका सॉर्ट ऑफ, ये आ रखा है पहले, तो देख लेते हैं. लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल इज़ Solomon वर्सेस Solomon. Invitation to public in the context of prospectus is option 1. Doctrine of ultra-virus is Ashbury वाला case. Doctrine of indoor management is Royal British Bank case. तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है ना. हाँ, करेक्ट. 141st. थर्ड पार्ट हमेशा बहुत टायरिंग हो जाता है. ठीक है, ये तो सब आप पॉज करके पढ़ लेना, ये सब देख लेना. ये वाला काफ़ी इजी था, मतलब कॉपीराइट लॉ पे ही दे दिया इन्होंने. तो मैं सबके ऑप्शंस बता देती हूँ. आई एम नॉट हियर गोइंग टू रीड एवरीथिंग. I'm just going to state the answers because I don't know if you guys are going to take the effort to go and see the answer key, but I have already done that mehnat, so let's just do it. 141 का है ऑप्शन नंबर 4. सबके पास ऑप्शंस बता दूंगी. 142 का है ऑप्शन नंबर 3. 143 का है ऑप्शन नंबर 3. आप पॉज करके एक ही पैराग्राफ पे 5 क्वेश्चंस पूछते हैं. 144 का है ऑप्शन नंबर 1. 145 का है ऑप्शन नंबर 3. ओके, अब पैराग्राफ आपका चेंज हो जाएगा. दूसरा है ये वाला कॉन्स्टी से आया था. 146 का है ऑप्शन नंबर 1. आर्टिकल 32 एंड 226. फिर 147 का है ऑप्शन नंबर 3. इजी थे ये दोनों काफ़ी. 148 का है ऑप्शन नंबर 3 हाई कोर्ट. कर लेना आप लोग पॉज करके. एंड 149 का है ऑप्शन नंबर 2 टू चेक. ये वाला लास्ट वाला है आपका 150 ऑप्शन नंबर
4. That is it, and wish you all the best for the upcoming exam in June, and hardly 30 days again. And I will see you next time. Thank you for watching.